अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड को अगर छेड़ा गया, अगर उसको कुछ हुआ तो उसकी भरपूर उसका रेस्पॉन्ड होगा। एक तो बिलावल साहब ने यह कहा है, और दूसरी बात बदनीयती एक तो साफ नजर आई है, जिस तरह जस्टिस फाइज ईसा साहब के केस में एक तो कलअदम करार दे गया है रेफरेंस। बिलावल साहब ने कहा कि एनएफसी अवार्ड हो, टारगेट किलिंग हो, मिसिंग पर्सन हो, मुआशी सूरत हाल पे अगर लोग बाहर निकल आए तो उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। जब भी खान साहब कराची में आते हैं तो एनएफसी अवार्ड को जरूर डिस्कस करते हैं। क्या मुमकिन है एनएफसी अवार्ड को या इनको इन बातों को छेड़ा जाए जब इतनी बड़ी वबा केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मुल्क के अंदर, और खान साहब बार बार इन चीजों को कहा जाता है कि इनमें चेंजेस की जाएं, और सूबे का वजीर आला जब से 18th अमेंडमेंट हुई है एक डिक्टेटर बन गया है, ताकतवर बन गया है हद से ज्यादा। माजी में जिनको इक्तदार मिला, खान साहब कहते हैं कि उसने सब अपनी जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। आज 2 साल का इक्तदार है खान साहब को, कहीं बेहतरी आई, मुआशी बेहतरी, सियासी बेहतरी, सूबों के बीच में आज इख्तिलाफात सबसे ज्यादा हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तहरीक चली थी, उनके भी रूह रवां है, आज भी रूह रवां है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर शिजा निसार मोराई साहबा पीपी रहनुमा है, मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर साहबा अपने प्रोग्राम में। सर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जस्टिस फाइज ईसा का केस आपके सामने है, बदनीयती थी, साफ जाहिर हुआ, एफबीआर की तरफ भेज दिया, कॉम्प्लिकेशंस तो हैं यहां, क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? देखें, जहाँ तक जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का तल्लुक है, जब ये रेफरेंस फाइल किया गया तो पाकिस्तान बार की जो हमारी बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशन है या सुप्रीम कोर्ट बार, हमारा मुतफ़िका फ़ैसला ये था कि ये रेफरेंस जो है ना बदनीयती पे फाइल किया गया। बदनीयती का ग्राउंड जो हमने दिया था वो ये दिया था कि एक तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो फैज़ाबाद धरने का जजमेंट आया था उसकी वजह से खुश नहीं। नंबर 2, बलूचिस्तान में जो धमाका हुआ था, हमारे वकील लोग शहीद हुए थे, उस कमीशन के हेड फैज़ ईसा साहब थे। और फिर 12 मई का जो इंसिडेंट हुआ, तो 12 मई में जब लिटिगेशन चली तो फैज़ ईसा साहब उस वक्त वकील थे, तो उन्होंने 12 मई में वकला का भरपूर साथ दिया, एमक्यूएम का साथ नहीं दिया था। तो जब ये रेफरेंस बनाया गया तो मैंने ये बात कही थी कि उस वक्त का अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर दोनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे। 12 मई के मामलात में वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व थे, और इन्वॉल्व होने की वजह से ये जो रेफरेंस फाइल किया गया ये इसलिए बदनीयती पे मुबनी है कि एस्टेब्लिशमेंट प्लस दीज 2 पर्सनस, अटॉर्नी जनरल साबिक और लॉ मिनिस्टर, इनकी वजह से ये रेफरेंस फाइल किया गया। बिलाखिर पाकिस्तान बार के वकला का जो स्टैंड था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, और प्रोसीडिंग के दौरान भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर जैसे फैज़ ईसा के खिलाफ कोई एलिगेशन है तो पाकिस्तान की जो बार की जितनी बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशन हैं वो फैज़ ईसा का साथ क्यों दे रही हैं। सही। एक तमाशा इस गवर्नमेंट ने यह भी लगाया कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला आया तो लॉ मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा दे के केस लड़ने के लिए आ गए। जिस दिन केस ख़त्म हुआ तो फ़ौरन जाके लॉ मिनिस्टर का दोबारा हलफ ले लिया। फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने जब ये केस आया तो फिर इस्तीफ़ा दिया, फिर आ गए। लेकिन इस दफ़ा उनके साथ कुछ हाथ हो गया कि ये मामला ज़रा शायद लंबा हो गया, उनकी वापसी के इम्कानात मेरे नज़दीक शायद काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। अब जो सूरत हाल है, जो शॉर्ट ऑर्डर आया है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मिठाइयां जो बांटी गई हैं आपके वकला ने, नहीं, जो वकला ने जो खुशी का इजहार किया गया है, वकला ने जो मिठाइयाँ तकसीम की हैं वो इस हद तक तो सही है
कि जस्टिस फैज़ ईसा को जो रेफरेंस फाइल किया गया था, क्लियर चिट दे दी गई कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया गया था वो बदनीयती पे मुबनी था। तो कौंसिल ने जो शोकाज नोटिस दिया था उसको भी कलअदम करार दिया और पूरे के पूरे रेफरेंस को भी कलअदम करार दिया। मैं एक बात आज का आपके प्रोग्राम से जो इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि यही जो हमारा वकील जो इस केस में आर्गूमेंट कर रहा था, तो जज साहिबान ने एक दफ़ा प्रोसीडिंग के दौरान सवाल किया कि आप सिंपल हमें ये बता दें कि इस रेफरेंस का मास्टरमाइंड कौन है, क्या सदर पाकिस्तान इस रेफरेंस के मास्टरमाइंड है? तो वकील साहब ने जवाब दिया बड़ी मासूमी से कि जनाब नहीं, वो तो एक दंदान साज हैं, उनको कानून साजी का क्या पता, ये तो कोई और भी हो सकता है। फिर सवाल किया गया कि क्या हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मास्टरमाइंड समझें? तो उन्होंने कहा वो पढ़े लिखे तो ज़रूर हैं लेकिन कानून से उनकी वाकफियत नहीं है। तो फिर आखिर एक बात स्टेज ऐसी आई, तो फिर उन्होंने कहा ये बता दें कि इस रेफरेंस का मास्टरमाइंड है कौन, इस रेफरेंस का मास्टरमाइंड। इसका मास्टरमाइंड इसका मतलब ये हो गया कि एक जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ वो प्लस ये दो आदमी, जो एक अटॉर्नी जनरल था और एक लॉ मिनिस्टर था। मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान को ये पता ही नहीं था कि ये रेफरेंस क्या है, क्या कैसे भेजा गया। चूँकि कानूनी एतबार से एडवाइस देनी है प्राइम मिनिस्टर ने, रेफरेंस तब सदर के पास जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक अब ये है कि उनको अपनी अप्रूवल लेनी है अपनी कैबिनेट से। प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद एडवाइस नहीं देगा, पहले अप्रूवल लेगा अपनी कैबिनेट से और कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद एडवाइस देगा कि ये मामला आगे भेज दें। तो यहाँ कैबिनेट से मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस पूरी कैबिनेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस कैबिनेट का एक हिस्सा लॉ मिनिस्टर था, साबिक अटॉर्नी जनरल एक हिस्सा था। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये लिख कर नहीं दिया कि मुझे इन जज साहिबान पे कोई एतमाद नहीं है? चूँकि यूँ लगता है कि इस पिटीशन को ड्राफ्ट करने में जज साहिबान का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो बिला आखिर जज साहिबान ने कहा कि आप माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो हम आपके खिलाफ जो है ना तो इन अदालत की कार्रवाई करेंगे। उसी कोर्ट के अंदर उस वक्त का लॉ मिनिस्टर और बैरिस्टर शहजाद अकबर भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी। अगर ये बात थी तो इन दोनों के खड़े होकर वहाँ ये कहना चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल जो कुछ कह रहा है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये इसका ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से काम करते हैं तो आपका जाती नहीं होता, गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट है। आपका क्लाइंट कौन है? फेडरल गवर्नमेंट है। आपने जो कुछ लिख कर दिया इसका मतलब यह है कि वो लिख कर आपने हुकूमत की मर्जी से दिया, उसके नहीं। तो जो चीज़ आपने सवाल किया, मैं सवाल के जवाब की तरफ डायरेक्टली आता हूँ कि वजह यह है कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, वो ये है कि ये बात साबित हो गई कि जो रेफरेंस फाइल किया गया था वो हमारी स्टेट के रियासत का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट प्लस दूसरे लोग, इन सब की मिली भगत से जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ इसलिए दाखिल कर दिया गया था कि आपको सबसे बड़ी मुश्किल जो आपके रास्ते में आ रही है और जो आप महसूस करते हैं कि 2023 में अगर ये हुकूमत। जी सर, मैं इस पे आता हूं, इस पे आऊंगा। मैं पहले डॉक्टर साहब की बात, डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आऊंगा। 2-3 चीजें ये हुकूमत मुआशी महाज हो, सियासी महाज हो, दोनों पे नाकाम हुई है। जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि जिस तरह केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज एनएफसी का मसला हो, 18th अमेंडमेंट का मसला हो, जस्टिस फैज़ ईसा का केस, हुकूमत बार बार अपने लिए फ्रंट खोल रही है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू। द थिंग इज, देखिए कोरोना एक वबा है, पेंडेमिक की सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। इट्स नॉट अ मेयर कॉमन फ्लू। आप आते हैं, आप अपनी आवाम को गुमराह करते हैं, एक उनको मिसगाइड करते हैं, आप कहते हैं कॉमन फ्लू है। फिर आपकी आ जाती है जरताज जैसी गुल जैसी जो कहती है कोरोना 19 इज समथिंग के उसके 19 पॉइंट्स है। ये आई मीन यू आर हियर, यू आर सपोज टू गाइड पीपल कि कोरोना वायरस होता क्या है, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं। ये तो जोरी ज़बरदस्ती जैसे फैलाया गया है। डे 1 से इसका एक ही इलाज था, लॉकडाउन, जो कि इन्होंने मुखालफत इनकी करते रहे।
उसके अलावा जब उन्होंने कहा 9 मई को लॉकडाउन उठाया जाए, हम कह रहे थे अभी तक पीक नहीं आई है, ना कोई फर्स्ट वेव खत्म हुई है, किस बेसिस पे लॉकडाउन हटाया गया? WHO की गाइडलाइंस नहीं फॉलो की गई। उन्होंने भी अभी तक ये लिखा कि इंटरमिटेंट लॉकडाउन करना चाहिए, 2 वीक्स रखना चाहिए, 2 वीक्स नहीं रखना चाहिए। दूसरे मुल्कों में सेकेंड वेव आई है, वो भी इसीलिए जब उनकी पीक होके प्लेटो की तरफ जब ग्राफ आता है तो फिर आप लॉकडाउन लिफ्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी तक आपका पीक भी ना आए फिर भी आपने लॉकडाउन लिफ्ट कर दिए। तो मतलब इन अ वे ये सारी आपकी स्प्रेड हो गई ना वबा। ये इतनी डेडली वायरस है, इतना डेडली लीथल वायरस है, आई मीन इसमें आपकी लंग्स सारी चली जाती है, इंसान चले जाते हैं, यहाँ पे कफन फैल गए, मुल्क का हालात बुरे हो गए, हम लोगों की जानें जा रही हैं, डॉक्टर्स जो अपनी लाइफ एट रिस्क रख रहे हैं, उनके लिए आपने सोचा कि उनके घरों पे क्या हो रहा होगा? दे आर कमिंग हियर सेविंग योर लाइफ्स। क्यों? उनकी सुननी चाहिए इस गवर्नमेंट के दौरान। दूसरी बात, जब कोरोना वायरस की वबा फैली जा रही थी, आपके साहब आके कहते हैं कि ये एक्सीडेंट से भी तो रोज अमवात होती है, हम गाड़ियों पे पाबंदियां लगाते। इज इट मतलब ये कोई तरीकेकार है? एक पूरा पेंडेमिक की सिचुएशन लगी हुई है कोरोना वायरस के लिए, आपको प्रॉपर इस दफा बजट भी कोरोना सेंट्रिक लगाना चाहिए था। मुल्क में लोकस इन्फेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी किधर बजट में किधर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? कहाँ नज़र आ रहा है कि आपको अवाम का दुख दर्द का पता है, उनकी सेहतों का पता है? आप कहते हैं मुझे गरीब अवाम की फिक्र है, मुझे मजदूरों की फिक्र। रातों रात स्टील मिल से 9,500 आप लोग फायर कर देते हैं, अनएम्प्लॉय कर देते हैं। आप लाड़काना जाते हैं, आपने एक भी डॉक्टर से मुलाकात की 6 महीनों में जब से कोरोना का केस आया है? आपने एक दफा भी जब आप मुल्क में आए, जब आप सिंध में आए, आपने एक दफा किसी डॉक्टर से मुलाकात की हो, किसी ऑफिशियल से मुलाकात की हो, सीएम सिंध से मुलाकात की हो? जो लेकिन वो कहते हैं कि सियासत कर रही है सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट जो है ना, मीटिंग्स में एक बात करते हैं, बाहर आके दूसरी बात करते हैं। वाकई ऐसा है? आपको लगता है? आपको लगता है सियासत आपके सामने कौन कर रहा है? मुल्क में पहली दफा इन्होंने जो जो चीजें की हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ यू टर्न्स। कम ऑन, आई मीन इतने हमें कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर चाहिए था। ये कोई 1920 का वर्ल्ड कप नहीं है, क्रिकेट नहीं है, मुल्क चलाना है। मुल्क इतना इजीली नहीं चल सकता जिस तरह से आप इसको लेके बैठे हैं, इतने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी GDP -0.4 तक है, फिजिकल डेफिसिट ये आपकी 9.2% तक है। आपने PSDP डाउन 623 बिलियन कर दिया, जो कि इकोनॉमी मेजर स्टिमुलस है। आपको जनरेट करना चाहिए था इन चीजों को, आपको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए थी। सुनहरे ख्वाब थे, आपने बहुत दिखाए थे, प्रोमिसेस तो बहुत किए थे, लोगों से वोट लेके उनके सामने धोखा किया है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6.65 मिलियन आज अनएम्प्लॉयड लोग हैं। आपकी कोविड से पहले की ये शरह हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले आपके 50 लाख मजदूर अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, उसके बाद 1.20 करोड़ लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ठीक है, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं, फिर यहीं से डिस्कस करने में फिर मैं आऊंगा एडवोकेट यासीन आजाद साहब के पास। 2 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस मुल्क के अंदर हैं, उसके अंदर जो है ना एक माहौल बनता जा रहा है, NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट्स के ऊपर भी आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब इम्तियाज अहमद शेख साहब, सूबाई वजीर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर शुक्रिया आपका। सर, बड़ी मेहरबानी टाइम देने की। सर, एक तरफ तो NFC अवार्ड की भी बात हो रही है, 18th अमेंडमेंट की, बार बार मुल्क के अंदर एक क्राइसिस पैदा किया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, असल में ये तमाम चीजें जो भी हैं, ये एक मुत्तफिका फैसले के तहत, कॉन्सेंसस के तहत 10 साल पहले 18वीं तरमीम को मंजूर किया गया, जिसमें सूबों की हुकूक के हवाले से उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। अब 10 साल उसको हो गए, चीजें सही चल रही हैं। अचानक ही इनको याद आता है, जब भी इनका फेलियर होता है PTI की गवर्नमेंट का, जब भी इनको नाकामियां होती हैं अपने मकासद हासिल करने में, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं, ताकि मतलब इस चीज को ला के लोगों का ध्यान जो है इस तरफ हटा दें और असल मामलों से ध्यान हट जाए। लेकिन उनके पास मसला यह है कि अगर करना है तो आप कर लें, आपके पास तो साथी अक्सरियत भी नहीं है, मांगे टांगे के वोटों से आपकी हुकूमत बनी हुई है, आप इत्तेहादी आपको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप मतलब फिर उन चीजों में हाथ डाल रहे हैं जिससे मतलब कंट्रोवर्सी पैदा होगी, जिससे मतलब खलफचार पैदा होगा मुल्क में। तो आप ऐसी चीजें क्यों करते हैं? सिर्फ
इसलिए की जाती हैं, इनके पीटीआई वाले इस तरह करते हैं ताकि मतलब जो असल इशूज हैं, जो उनकी नाकामियां हैं हुकूमत करने में, जो कि स्कैंडल्स आ रहे हैं, वो उनको उन पे पर्दा डालने के लिए, उनकी तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बात की जाती है। अगर उनको शौक है तो कर लेना, आके फिर ले आए बिल, मालूम हो जाएगा उनको, अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि कौमी असेंबली में क्या इनकी पोजीशन है। तो अब वोट तो है नहीं, पोजीशन है नहीं, और आगे इस तरह की बातें करें तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करने वाली बात है। इनसे कोई मतलब काम वाम तो हो नहीं रहा, चीजें इनके हाथ में है नहीं। जो भी चीज है आपको नजर आएगा कि उसमें इनको कामयाबी कहीं भी नहीं मिल सकी। ना कीमतें देखें, बजट देख लें, चीजों की हालत देख लें, ये जो हमारी कोरोना के हवाले से जो पॉलिसी है वहां देख लें, मतलब कोई एक चीज तो बताएं जिसमें उन्होंने बेहतर किया हो। इनसे जब भी बात करो तो ये यही कहते हैं कि जी लूट गए, खा गए। भाई आप लोग कुछ बेहतर कर लो, आपके पास भी तो स्टैंडर्ड्स की लाइन लग गई है। तो आटे की कमी, चीनी की कमी, पेट्रोल की कमी, मतलब कहीं तो अपनी आप कारकर्दगी दिखाएं। तो बस ये सिर्फ बातें हैं, करना वरना कुछ नहीं है। यू टर्न मारने वाले हैं, फिर देखेंगे तो हालात ठीक हो गए तो फिर चुप हो जाएंगे। ठीक है सर, बात करते हैं। ठीक सर, आप एक सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के। सर, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, 2 साल इस हुकूमत को हुए, सूबों के बीच में और वफाक के बीच में तजादात बढ़े हैं, कन्फ्रंटेशन बढ़ी है। जब से सिंध का दौरा किया, प्लेन क्रैश हुआ, कोई ताजियत के लिए नहीं गए, कोरोना के बारे में सीएम साहब से कोई ब्रीफिंग नहीं ली, जिस तरह सिंध से आए इसी तरह वापस चले गए। सर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है उनका कोई जाती कोई निजी दौरा था जिसकी वजह से वो यहाँ आए थे। न तो किसी से मिले हैं, न ही मतलब उस जगह पे गए जहाँ पे तकरीबन 100 के करीब हमारे आदमी शहीद हुए जहाज के हादसे से, न किसी बंदे से मिले, मतलब कहीं भी कुछ नहीं किया। सिर्फ असल में प्रॉब्लम यह है कि इनको इनके इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं, इनको खतरा था, तो इत्तेहादियों से मिलने के लिए ही बस आए थे और वो भी मिले, लेकिन फिर भी इत्तेहादी उनको छोड़ रहे हैं क्योंकि जो सूरत हाल है, क्योंकि किसी का भी वायदा ये पूरा नहीं कर सके, किसी भी इत्तेहादी का। चाहे मुत्तहिदा के दोस्तों, उनको अलग शिकायत है, जीडीए को अलग शिकायत है, बीएनपी आपने देखा कि मैंगल साहब इनको छोड़ के चले गए, खाफ लीग का रहनुमाओं के बयान आपके सामने हैं, अभी तक वहाँ सूरत हाल ठीक नहीं। तो कोई भी तो खुश नहीं है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की आवाम जो है वो मायूस हो गई है, और उनको एक ऐसी मायूसी में ढकेल दिया है इन्होंने, जो कि लोगों को पता नहीं क्या उन्होंने उम्मीदें दिलाई थी, सब बाग दिखाए थे। तो मतलब उस वजह से मतलब ये कुछ भी नहीं कर सके। 2 साल इनके मुकम्मल नाकामी के साल हैं, सवाए उन्होंने भाषण दिए, सवाए तकरीरें की हैं, और सवाए किसी ऐसी चीज के करने के जो कि मतलब किसी को फायदा ना हो, ना आवाम को, ना मुल्क को, वही चीजें करते रहे, और उन्हीं चीजों में इनके 2 साल गुजर गए। सर आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि सिलेक्टेड स्मार्ट अभी लॉकडाउन, इसका कोई नतीजा निकलेगा या वक्त निकल गया, स्प्रेड बढ़ गया, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अमवात बढ़ती जा रही हैं? सर इसके ऊपर क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे? देखिए, ये कोविड की पॉलिसी शुरू से ही पीटीआई की यही रही है कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन एक तरीकाकार है, लॉकडाउन इलाज नहीं है इस बीमारी का, इस वबा का, लेकिन एक तरीकाकार है जो कि पूरी दुनिया में राइज है। दुनिया के कोई भी मुल्क देख लें जो कि कामयाबी जिनको मिली है, जहाँ उनको सक्सेस ये मिली है कि इसको किसी हद तक काबू रख सके, उन्होंने लॉकडाउन ही किया है। WHO की आप हिदायत देख लें, यूनिसेफ की हिदायत देख लें, और दुनिया के रिसर्चर्स जहाँ भी बैठ के बात कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका के हो, लॉकडाउन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ मंतकी उल्टी है, यहाँ कहा जाता है कि लॉकडाउन जरूरी नहीं है, लोग भूखे मर जाएंगे। तो आप लॉकडाउन भी करें, लेकिन आप हुकूमत हैं, फिर लोगों को वो चीज पहुंचाए ना जो कि मतलब लोग भूख न मरे, वो इक़दाम करें कि लोग भूख न मरे। लेकिन लोगों को कोरोना का भी मारना है, और फिर बजट में जो हालत की है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो डॉलर की रेट बढ़ने की वजह से मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, वो भी तो मतलब इन्हीं के जमाने से है ना जी। और कोरोना से पहले का भी यही हाल था, मतलब कोई बेहतरी नहीं आई। कोरोना के बाद और तरह मजीद खराब हो गए हैं हालात।
लेकिन दोनों तरफ से इन्होंने लोगों को कुचलने का, लोगों को नुकसान पहुंचाने का सोच रखा है। और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन या ये लॉकडाउन तो लॉकडाउन ही होता है, बंद ही करना है। स्मार्ट लॉकडाउन क्या हो गया? तो अभी जब तक इंटरेक्शन कम नहीं होगा, लोगों का मिलाप कम नहीं होगा, समाजी फासले कम नहीं होंगे, ये चीज बढ़ती रहेगी। और अब अस्पतालें हमारा हेल्थ सिस्टम, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, जो कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है। सर बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब इम्तियाज अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ थे। सर एडवोकेट साहब, 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड, इसके ऊपर एक बहुत ही तनाव है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? देखें, आपके यह सिर्फ बयानात है, सियासत है, कर कुछ नहीं सकती वफाकी गवर्नमेंट। इस तरह इम्तियाज शेख साहब ने भी कहा और आपके प्रोग्राम में मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो अमेंडमेंट लाई गई 10 साल पहले, उस अमेंडमेंट को, वो आइनी अमेंडमेंट है, उस आइनी अमेंडमेंट को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, वो आपके पास है नहीं। आप तो के पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी अब डाउटफुल हो गई। हाँ। जो इत्माल का अगर वोट लेने चाहें तो पता नहीं आपको मिलता है या नहीं मिलता, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो अमूमन एक बात कहता हूँ और आपके प्रोग्राम के हवाले से भी ये बात कहूँगा कि PTI की गवर्नमेंट अगर 18 अमेंडमेंट की बात करती है तो करने दें। जिस तरह इम्तियाज शेख साहब ने कहा कि उनको कहें कि शौक है ताकि पार्लियामेंट के अंदर पूरा कर लो, बजाय डिबेट करने के। एक चीज़ जो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, ना हो सकती है, वो अमेंडमेंट कंसेंसस से आए, चारों सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई और वो सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सिस्टम हमारा आगे चलना 10 साल से चला आ रहा है। अब अगर वो ये कहते हैं कि जी 18 अमेंडमेंट ख़त्म होनी चाहिए, फ़लाँ अवार्ड ख़त्म होना चाहिए, तो फिर PTI वाले को कहें कि ये आइनी अमेंडमेंट है, अगर आप इसको दूर करने की पोजीशन में आएँ तो अपना शौक़ पूरा कर लें, पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं। अक्सरियत अगर आपका साथ देती है तो आप अमेंडमेंट कर लें। अगर लोग आपके साथ नहीं हैं, पार्लियामेंट के लोग कहीं और हैं, तो फिर आप अल्लाह करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बार बार ये कहा जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट ने, प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये किया है मुल्क का हाल। आज मैशियत बेहतर नहीं है, मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया है। 2 साल के बाद भी आजकल भी यही कहा जाता है। बजट आपके सामने था, क्राइसिस आपके सामने है, सब कुछ आपके, बजट में कोई रिलीफ आपको वफाकी गवर्नमेंट में नजर नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट में करीब 10% आपने सैलरी में पेंशन, इस पे आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये जैसे कहते हैं कि पहली जो गवर्नमेंट थी, सो कॉल्ड जिनको ये लूटर्स कहते हैं, उनके टाइम में शुगर की कीमत थी 50 रुपए, आज कितने रुपए? 90 रुपए। ये जो कहते हैं, और उनकी जो सो कॉल्ड लूटर्स गवर्नमेंट कहते हैं, उनके टेन्योर में कभी भी उन्होंने 11,000 बिलियन का डेट नहीं आया था पाकिस्तान पर। आज इनके 2 साल की गवर्नमेंट में आ चुका है, उनका GDP टू ये रेशो उनका हो चुका है 22%, विच इज़ टू हाई। इन्फ्लेशन हाई कर दी। ये बात करते हैं कि सो कॉल्ड पहले गवर्नमेंट, सो कॉल्ड लूटर्स उनको कहते हैं। अभी आप बताएं, शुगर, चीनी, आटा, चोर कहाँ है? शुगर कहाँ निकली है रातों रात? एक्सपोर्ट क्यों की गई है? किस बेसिस पे? जब आपके मुल्क में इतनी है ही नहीं, जब आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्यों आटा गुम किया जा रहा है रातों रात? क्यों उनके रेट बढ़ाए जा रहे हैं? इसका जिम्मेवार कौन है? आप सिर्फ तनकीद कर लेते हैं हॉस्पिटल्स पे, ये वो। आप KPK को उठा के देख लें, वहां पे 350 बिलियन रुपीस उन पे खर्च किया गया था लास्ट 7 ईयर्स में। उन्होंने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अलावा किया ही क्या है? वहां पे कोई कार्डियो सेंटर है? वहां पे कोई दूसरा हॉस्पिटल है? उनका हेल्थ केयर सिस्टम देखें। और दूसरा, कोरोना का एक होता है कि आप अपनी टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। KPK में हाईएस्ट फेटलिटी रेशियो जा रहा है, ना उसकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। पर मिलियन उनकी सिर्फ 3000 पर मिलियन के हिसाब से वो टेस्ट कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट 6000 एंड प्लस पर मिलियन के हिसाब से कर रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान सब सूबों से ज्यादा जा रहा है। आप कैसे मुल्क कैसे चला सकते हैं? आप उन पे जो आपके मेजर कंसर्न है, जिनको अभी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, आप उसको ही नहीं दे रहे। आप उनके, आपको अवाम की फिक्र ही नहीं है, तो आपका। और एक बात है, अवामी लीडर उसको कहते हैं ना जो इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, इलेक्टेड पे आता हूं कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड का जो टर्म यूज करते हैं बिलावल साहब, इसके ऊपर आता हूं। केसेस भी बढ़ते जाते हैं, अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। सिलेक्टेड, और बिलावल साहब ने भी कहा है कि ये तो आइन के भी, 1973 के आइन के भी खिलाफ है इमरान खान साहब, उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। इसके ऊपर और आऊंगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को यहीं से लेके चलते हैं।
वेलकम बैक। हाँ डॉक्टर साहब, सिलेक्टेड एक टर्म यूज की, बिलावल साहब भी बार बार आपकी जो पार्टी है बार बार ये तनकीद भी करती है। 2 साल की हुक्मरानी पे भी तो कोई रिलीफ अवाम को नहीं मिला। जो वादे दावे इस हुकूमत ने किया था, कोई एक चीज भी हुकूमत को नहीं मिली। वो कहते हैं कि आप लोगों को 12 साल की हुक्मरानी है सिंध में, आप हमसे 2 साल का हिसाब मांगते हैं। तो आप 2 साल में जितने आपने खुद ने वादे किए थे, हमने तो नहीं किए थे ना। आपने फर्स्ट 100 डेज में कहे थे कि मैं रोज़गार फराहम करूंगा, लोगों को शेल्टर्स फराहम करूंगा, मैं रोज़गारी उनको करूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ पहुंचाऊं, मैं गरीबों अवाम के साथ हूं, मैं मीडिया को भी क्या कहते हैं लिबर्टी दूंगा। वो आपके सामने कितनी क्या लिबर्टी दी है, हर चीज़ का उन्होंने ऑपोजिट किया है। ये आप उनके अगर अचीवमेंट लेने पे है ना, तो आई एम सॉरी टू से नेगेटिव अचीवमेंट्स होंगे, कोई भी पॉजिटिव अचीवमेंट टिल डेट एक भी नहीं है। और आपको भी अगर आप जो कहते हैं केपीके में आपकी कितने टाइम से गवर्नमेंट है, आपने वहां पे क्या किया है, क्या हेल्थ केयर सिस्टम किया है? आप यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम JPMC, ये जो आपका साइबर नाइफ है, वो $50,000 to $70,000 की जो सर्जरीज होती हैं फॉर फ्री होती हैं। आपकी NICVD में हमने NICVD अभी टिल डेट 10 NICVD कर दी, उसके अलावा 12 चेस्ट यूनिट्स यहाँ कराची में, उसके अलावा 4 चेस्ट यूनिट्स दूसरे इंटीरियर सिंध में कर दिए हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन ऑपरेशन होती हैं, कार्डियोग्राफीज होती हैं, आपकी बाईपास सर्जरीज होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कैसे किसी पे आंख डाल सकते हैं? आपके पास भी वही 2 साल की हुकूमत थी ना केपीके में, आप कुछ करते उधर, आपने क्यों नहीं कुछ किया? आप ना आवाम को रिलीफ दिला रहे हैं, ना इस टाइम में आप पेंशन्स का इजाफा कर रहे हैं, ना गरीबों का। सो इस टाइम में गरीबों जितनी जरूरत है, आप रातों रात लोगों को निकालने पे तुले हुए हैं। कैसे कर सकते हैं आप? इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम रिलीफ, आप उनको आउट किए जा रहे हैं। और अभी पेंशन्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे 1 to 16 ग्रेड, एटलीस्ट उनका ख्याल कर लेते। केपीके में अवाम हर कोई रास्ते पे आ गई है। हमने बजट निकाली, हमने पीपल फ्रेंडली बजट निकाली। आपने 229 अरब का हमें नुकसान देकर दिए हैं फंड्स, हमारे फंड्स कट कर दिए। और आपने उसको क्या दिया है? रीजन कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना में 5 to 10 अरब मैक्सिमम खर्च होते, इससे ऊपर नहीं हो सकते थे। कोरोना अभी आया है मार्च में, लास्ट ईयर ना कोई आपका सैलाब आया, आपका फ्रीक्वेंट ईयर चला था, ना कोई ऐसी आप पे खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आई थी, तब भी आपकी डाउन जा रही थी आपकी इकोनॉमी, आपकी डॉलर रेट बढ़ गया था। आप ही के इन्हीं के लफ्ज हैं कि 1 रुपया डॉलर बढ़ेगा, समझ जाएगा 1 अरब कर्जा बढ़ जाता है। आज कितना है डॉलर रेट? हाँ ठीक है सर, आपकी तरफ आऊंगा। आपको क्या लग रहा है हुकूमत की पॉलिसीज से, क्या लग रहा है कि स्ट्रैटेजीज से, क्या हुकूमत की लग रहा है कि एक कमजोर हुकूमत है, एक कमजोर गवर्नेंस दे रही है, बेहतर हुकूमत नहीं है, बेहतर गवर्नेंस, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की तारीख में 72 साल में पहली दफ़ा कश्मीर के लीगल स्टेटस को अगर चेंज किया गया तो PTI की हुकूमत में चेंज किया गया। हिंदुस्तान सलामती कौंसिल का रुकन बन गया, बिला मुकाबला आया, आपकी हुकूमत में बना। इससे पहले जब कभी भी हिंदुस्तान का सलामती कौंसिल का मेंबर बनने की बारी आई तो चाइना ने वीटो करके उसको ख़त्म किया। मैं हैरान हूँ अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे कि भारत का सलामती कौंसिल का रुकन बनने पर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने सेनेट के अंदर जो तकरीर की, उन्होंने कहा क्या कोई तूफ़ान आ गया, क्या अगर वो रुकन बन गया कोई तबाही तो नहीं हो गई? लेकिन खामोशी जो है इस इशू पे कि हिंदुस्तान में आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, आपका नारा है, तो आपने तो इंडिया को बिला मुकाबला सलामती कौंसिल का रुकन बना दिया, तो यारी तो आपने इंडिया से निभाई है, किसी और ने नहीं निभाई। नंबर 1, इस इशू पे भी किसी ने कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाई। इसका बैकग्राउंड क्या है ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं। अब जो सवालात आप कर रहे हैं, मैं शुरू से आपके प्रोग्राम में एक बात कहता हुआ आया हूँ कि PTI की हुकूमत जब से आई है, ये 2 साल उसके पूरे होने वाले हैं, उसने नेशनल लेवल के किसी भी इशूज़ को उस तरह से टेकअप किया ही नहीं जिस तरह एक हुकूमत को करती है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि जब मेजर इश्यूज़ आते हैं तो पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है वो यही होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पार्लियामेंट के लोग जमा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह है पार्लियामेंट को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज दिन तक पार्लियामेंट का कोई इजलास अटेंड करने के लिए तैयार नहीं, तो वो जवाबदेह किसको है? अब अपने बात डॉक्टर साहब से भी पूछिए कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो जनाब आप की जो आज कैबिनेट नियर अबाउट 51 के लगभग है, उसमें मुझे ये बता दें कि इलेक्टेड लोग कितने हैं और अनइलेक्टेड लोग कितने हैं।
और अनएलेक्टेड लोगों में भी मेजॉरिटी वो लोग हैं जो ड्यूल नेशनल हैं। और जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस में लिख कर दिया कि बैरिस्टर शहजाद अकबर से पूछें कि उसके बीवी बच्चे कहाँ हैं, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और 2 दिन पहले का जो डॉन में पूरी डिटेल आई है कि प्राइम मिनिस्टर की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, शहजाद अकबर की 5 प्रॉपर्टी हैं, जुल्फी बुखारी की 7 हैं, और मैडम वो जो फरदौस आशिक साहिबा हैं उनकी एक प्रॉपर्टीज हैं। कोई मीडिया इस पर आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं जनरल की बात करता हूँ। जनरल सही, यही प्रॉपर्टी अगर आसिफ अली जरदारी की निकलती, शहबाज शरीफ की निकलती, नवाज शरीफ की निकलती, तो शायद मीडिया इतना शोर शराबा करता जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ये फैज़ ईसा ने ये पेश किया है कि ये प्रॉपर्टीज है, राइटिंग में सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे ये तमाम चीजें मौजूद हैं। हाँ, मौजूद है। मैं आज आपके प्रोग्राम में फिर एक बात कहता हूँ कि माशी तौर पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद करने में पीटीआई की हुकूमत बराबर की शरीक है। वो वक्त बड़ा करीब है कि लोग खून के आंसू रोएंगे जिस तरह के इस वक्त इस पाकिस्तान के हालात हैं। माशी तौर पर हम तबाही और बर्बाद हो चुके हैं, और पीटीआई की गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि माशी बदहाली से मीट करने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है। कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन एतबार तो नून लीग के करने पे भी एतबार नहीं। नून लीग के जहाँ तक एतबार करने की बात है कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड आया, चाहे मोहतरमा 2 साल आई हैं, 2 दफ़ा आई हैं, नवाज शरीफ 3 दफ़ा आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी 1 दफ़ा आए हैं, जुल्फ़िकार अली भट्टो जो आए हैं, इन लोगों का इलेक्टेड लोगों का आपने अशर क्या किया मुझे ये बता दें। और आज क्यों नहीं निकलने के लिए तैयार है नून लीग के लिए? आता ना मियां साहब के लिए आता हूँ। और जब कभी भी आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों को ये कहते हैं, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन 11 साल अयूब खान के, 11 साल ज़ियाउल हक के, 3 साल याया खान के, 10 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेते हुए हमारे पैर जलते हैं। हम कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या उन लोगों का आपने एहतसाब किया? नहीं, अपने दौर में आके नहीं, जब आपको हुकूमत मिली आपने भी तो एहतसाब नहीं किया। जिस किसी ने भी एहतसाब करने की कोशिश की ना, उसका अशर बुरा हुआ। उनकी टीम के लोग, उनके वुज़रा आपकी काबीना का हिस्सा नहीं बने। और आज हमारी पीपल पार्टी और नून के सारे जो है ना जाके पीटीआई के अंदर बैठे हुए। तो क्यों, क्या वजह है? इसलिए क्यों कमजोरियां हैं? नहीं, कमजोरी ये है कि क्यों कंप्रोमाइज किया हमारे यहाँ। मैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा काफ लीग में भी थी, पीपल्स पार्टी में थी, पीटीआई में भी थी। ऐसे लोग नून लीग में भी होते हैं, अपना जो है ना काफ लीग में भी होते हैं, पीटीआई में भी होते हैं। क्यों? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप मुझे। मैं ये कहता हूं कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल पार्टी की हो, जितने लोटे हैं ना, लोटों को एक दूसरी जमात में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं? इंक्लूडिंग मैं। क्यों करते हैं? तो गलत क्या है? करते हैं तो गलत करते हैं। क्यों करते हैं? और जिस तरह पीटीआई की हुकूमत ने क्या किया कि जहांगीर तरीन का ये खुद का स्टेटमेंट है कि पीटीआई इक़्तिदार में आ ही नहीं सकती थी जब तक लोटों को वो एक्सेप्ट नहीं किया। लोटों को एक्सेप्ट किया, पीटीआई ने हुकूमत बना ली ना किसी ने। और पीटीआई को लाने वाले, आपकी कितनी एज होगी? मैंने तो पाकिस्तान के तकरीबन हर इलेक्शन को देखा है। मैंने कभी कराची शहर में ये नहीं देखा कि कराची में लियारी का रिजल्ट 3 दिन के बाद आया हो, लालू खेत का रिजल्ट 2 दिन के बाद आया हो। रात के 11-12 बजे तक रिजल्ट मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। तो आपने लियारी का हो या दूसरे हल्कों का जो इलेक्शन हो, उनको तब्दील करने के लिए 2-2, 3 दिन। ये क्या पीटीआई जो 13-14 सीटें का सिंध से ले गई है, क्या वो प्रॉपर वे में लेके गई? नहीं लेके गई ना, खुद एतराफ़ करते हैं। मैं सिर्फ ये आपसे जो कहता हूँ कि जब चोर और डाकू, आपने पीटीआई के जितने लोगों को देखा होगा कि जब आप उनके साथ डिबेट करते हैं, तो जब आप उनको किसी मामले में घेरते हैं, तो जब घेराव में आते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, क्या करें, पिछली हुकूमतें हमें तबाह बर्बाद करके चली गई हैं। वो मुशर्रफ के दौर की बात नहीं करते, वो ज़ियाउल हक के दौर की बात नहीं करते, वो याया खान के दौर की बात नहीं करते, वो अयूब खान के दौर की बात नहीं करते। वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीपल पार्टी की हो या नून की हो, उसकी बात करते हैं। ठीक है सर, तो आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे डॉक्टर साहिबा, किस तरफ हम जा रहे हैं, इस वबा से किस तरह रोका जाए इस स्प्रेड को? आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या है?
कोरोना को रुकाने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको बेहतर करनी पड़ेगी, टेस्टिंग फैसिलिटी आपको बेहतर करनी पड़ेगी, जो कि ये रेडी नहीं है। ये हम एक तरफ डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। ये डे बाय डे कह रहे हैं कि जुलाई में पीक आएगा, ये आएगा। एक तरफ आप आवाम को बिल्कुल गुमराही की तरफ जब शिकार कर चुके हैं, मिसकंसेप्शन आप फैला चुके हैं, अब आवाम को भी समझने में टाइम लगेगा। आप टेलीविजन पे आके सिंध गवर्नमेंट इनको मॉक तो कर सकते हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा भी सोचा कि किस तरफ आप आवाम को लेके जा रहे हैं, कौन सी SOPs फॉलो कर रहे हैं? अभी भी जो आपने स्मार्ट लॉकडाउन का नाम लिया है, लोग पहन रहे हैं मास्क, नहीं पहन रहे, क्योंकि डे 1 से वी वर अलार्मिंग द कंट्री के कितना बुरा हालात होगा अगर ये कोरोना आप कंट्रोल ना कर सके। अगर ये पहले 1-2 महीना अच्छे से लॉकडाउन रखते, ये हालात आज हमने देखने को नहीं पड़ते। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहबा आपकी बड़ी मेहरबानी। बड़ा मुश्किल है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बड़ा मुश्किल है जब तक सीरियसनेस नजर नहीं आएगी एक चीज, और जिस तरह की मेजॉरिटी नहीं है इस तरह इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए अपोजिशन को 18th अमेंडमेंट और NMC अवार्ड के ऊपर। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करना चाहिए जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है सब शहरियों को, और रिलीफ देना चाहिए इस मुल्क को, मुल्क की आवाम को, जिस तरह वादे किए थे खान साहब ने। कोई एक भी वादा वफा हुआ है आवाम के साथ? इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।